आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। बट जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को देखा गया, या कहेंगे कि दो चीजों को जब आपस में रब किया जाता है, ग्लास रॉड या एबोराइट की रॉड को सिल्क पे या फर के ऊपर रब किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट के लिए ये एक नया पॉइंट बना कि वो उसको डिस्कवर करें, उसके बारे में देखें कि आखिर ये मैटर के ऊपर चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें सबसे अग्रदूत बन के आए सर जे थॉमसन, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ईयर 1897 में सर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, मतलब एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, जिसमें एक टर्मिनल पे कैथोड और दूसरे टर्मिनल पे एनोड था, और ये एक इंडक्शन कॉइल के थ्रू कनेक्टेड थे, जिससे इसमें हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराई जा सके। और इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था, जिससे इसके प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, रिड्यूस या हाई किया जा सके। तो सबसे पहले क्या किया गया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर की प्रेजेंस में जो है इसमें हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कराई गई। तो देखा गया कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो रही है। फिर इसमें प्रेशर को रिड्यूस किया गया, मतलब वैक्यूम पंप का यूज करके उसमें एयर को कम करके उसके प्रेशर को रिड्यूस किया गया, 1 mm तक रिड्यूस किया गया। तो उसमें ग्लो दिखाई दिया कि मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, और इसकी वजह से वो ग्लो करने लगती है ट्यूब। फिर इसके प्रेशर को और रिड्यूस किया गया, 0.001 mm तक किया गया। तो देखा गया कि कैथोड के अपोजिट में एक ग्रीनिश लाइट दिखाई दे रही है, जिसको कि फ्लोरेसेंस नाम दिया गया। फिर सर जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड से जो एक तरह की रेज एमिट हो रही हैं, जिसके बम्बार्डमेंट की वजह से अपोजिट साइड में फ्लोरेसेंस दिखाई दे रही है, जिसको इन्होंने कैथोड रे नाम दिया। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर सर जे थॉमसन ने इनके कुछ कैथोड रेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो फर्स्ट में तो उन्होंने यही बताया कि ये जो कैथोड रेज हैं, या तो मेटल से प्रोड्यूस हो रही है, या फिर जो ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है वहां से निकल रही है। फिर सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और थर्ड पॉइंट में बताया कि ये निगेटिवली, कैथोड रेज जो होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती है, और इन पार्टिकल को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और ये जो कैथोड रेज हैं ये मेटल के ऊपर अगर पड़ती हैं तो फिर क्या होता है, मेटल को ये हीट कर देती हैं, और अगर पतली फॉइल के ऊपर ये पास ऑन होती है तो ये पास ऑन हो जाती हैं इससे, मतलब पतली फॉइल से ये पास ऑन हो जाती है। और अगर इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे इनको डाला जाए तो उसमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम फॉगिंग बोलते हैं। और अगर इसको टंगस्टन, मॉलिब्डेनम जैसे मेटल्स के ऊपर डाला जाए तो इससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। और अगर इसको ग्लास ट्यूब जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है उसके ऊपर डाला जाए तो ये ग्रीनिश लाइट, जिसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। और कैथोड रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि आर.ए. मिलिकन ने डिटरमाइन किया, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इसका वेट की बात करें तो वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सर गोल्डस्टीन ने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट इसमें कुछ चेंजेस किया कि कैथोड जो था उसको परफोरेटेड कर दिया, मतलब छिद्रयुक्त कर दिया, और उसको ट्यूब के सेंटर में फिक्स कर दिया, और इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करके इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई। तो वो सरप्राइज हो गए देख के कि एनोड से दूर जाती हुई कुछ रेज दिखाई दे रही हैं, जिनका डायरेक्शन जो है कैथोड रेज के अपोजिट में था, और एनोड से दूर भाग रही थी। तो पता चल रहा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए इनको एनोड रेज नाम दिया गया।
और ये परफोरेटेड कैथोड से ऐसी निकलती हुई दिखाई दे रही थी जैसे कैनाल से वाटर स्ट्रीम निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको कैनाल रेज भी नाम दिया गया। अब ये बनी कैसे, ये रेज जो एनोड रेज है ये कैसे बनी, तो इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया गया था। तो जब उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई तो ये ब्रेक हो गए, ये मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए, और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज के फॉर्म में निकल गए, और उसमें जो एज ए रेजिड्यू बचा वो H+ आयंस बचे, और इन्हीं H+ आयंस से एनोड रेज बनी हुई थी, और ये पॉजिटिवली चार्ज थी, और इनके पॉजिटिवली चार्ज यूनिट को प्रोटॉन नाम दिया गया। मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से मिलके ये एनोड रेज बनी हुई थी। सिंगल प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर अगर एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो एनोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये जो एनोड रेज होती है इनका नेचर डिपेंड करता है ट्यूब के अंदर इनक्लोज गैस पे। जो नेचर होगा गैस का उसी के अकॉर्डिंगली इनके जो पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स, उनका नेचर होगा, और ये भी डिफ्लेक्ट करेंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज की तरह। और इनका जो E/m रेशियो होता है, मतलब चार्जेस और मास का जो रेशियो होता है, वो भी डिपेंड करेगा इनक्लोज गैस की नेचर पे। जो ट्यूब के अंदर इनक्लोज गैस होती है उसके नेचर पे इसकी E/m रेशियो जो है वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद केमिस्ट्री की फील्ड में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया। अब इस समय डाल्टन की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था कि उन्होंने जो एटम की इनडिविजिबिलिटी का मॉडल दिया था वो उसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम का मॉडल क्या है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो थॉमसन ने दिया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि एक स्फेरिकल एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और वो स्फेयर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें बीच बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जिस तरीके से पुडिंग के अंदर चेरीज एम्बेडेड होती हैं, उसी तरीके से पुडिंग जो है पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरीके से है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बीच बीच में जैसे चेरीज अरेंज होती है वैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। फिर इसको जो है वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया। तो वाटरमेलन जिस तरीके से स्फेरिकल होता है, तो उन्होंने बताया जो स्फेरिकल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जैसे अंदर सीड्स अरेंज होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो वैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। बट जो इनका मॉडल था उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए इनका एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। फिर रदरफोर्ड आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने मॉडल को प्रेजेंट किया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर कराया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये पहले तो ये देखिए कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये हीलियम के पॉजिट्रॉन्स से बने हुए पार्टिकल्स हैं। अब ये आए कहाँ से, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम रखा, और इससे जो है अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन लगातार, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इनमें ब्रेक डाउन लगातार होता रहता है, जिससे कि क्या है इसमें से हीलियम के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिसको हम अल्फा पार्टिकल्स बोल रहे हैं। और इसके आगे एक स्लिट लगाई गई जिससे जो है एक रेस की तरह जो है अल्फा पार्टिकल्स रेस के फॉर्म में जो है स्लिट से होते हुए निकलते हैं, और उसके आगे क्या है, एक गोल्ड फॉइल लगाई गई, उसके आगे एक गोल्ड फॉइल लगाई गई, और उसके सामने गोल्ड फॉइल के सामने एक सर्कुलर स्क्रीन जो कि कोटेड थी जिंक सल्फाइड से, वो लगाई गई। तो जब इसमें अल्फा पार्टिकल्स पास ऑन हुए स्लिट में से और गोल्ड फॉइल से टकराए, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हो गए, और उसमें एक ब्राइट फ्लैश दिखाई दिया किसके अंदर, सर्कुलर स्क्रीन पे। रदरफोर्ड ने जब अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उनके सामने कुछ ऑब्जर्वेशंस आए
कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल के ऊपर कराया तो उन्होंने पाया कि अल्फा पार्टिकल्स जो है जब उन पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा टिल्ट होके निकल रहे हैं और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट होके वापस जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस चले जा रहे हैं, मतलब कि उनके बीच में कुछ रिपल्शन हो गया जिसकी वजह से वो रिपेल होके वापस जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन से वापस चले गए। तो इनके आधार पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि बीच में कुछ तो डेंस पार्ट है जो कि बहुत छोटा साइज में है और उसके चारों तरफ ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है। एटम के अंदर ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है जिसकी वजह से क्या है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई ऑब्स्टैकल नहीं आ रहा है, तो मतलब वो एम्प्टी स्पेस है। तो उस ज्यादातर एम्प्टी स्पेस से वो सीधे निकल जा रहे हैं। बीच में कुछ तो डेंस पार्ट है जिसकी जब एस से टकरा रहे हैं तो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके वो निकल जा रहे हैं, लेकिन जब सेंटर से टकरा रहे हैं तो उनमें रिपल्शन हो जा रहा है, रिपल्शन होके रिपेल होके वो वापस लौट जा रहे हैं। तो रिपल्शन हो रहा है मींस अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है और ये जो डेंस पार्ट है इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन हो रहा है। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि एटम जो है उसके अंदर बीच में डेंस पार्ट है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, जो कि साइज में छोटा है, डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्टिल नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में लगातार मूव करते रहते हैं। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये एक दूसरे से अपोजिट चार्ज होने के बावजूद भी एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करते। तो उसका रीजन इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार लगाते रहते हैं, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे में कोलैप्स नहीं करते, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। फिर मैक्सवेल ने इनकी जो थ्योरी थी उसको चैलेंज किया रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो उसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा रेडिएशन के फॉर्म में। तो लगातार चक्कर लगाने की वजह से उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता जाएगा और एक टाइम आएगा ऐसा कि इसका एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है रदरफोर्ड नहीं दे पाए और इनकी थ्योरी को रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आई लिमिटेशंस को नील्स बोर ने अपने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस होता है जिसमें कि अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इन्होंने अलग अलग ऑर्बिट्स को 1 2 3 4 5 करके डिनोट किया और लेटर्स में इसको KLMNO करके डिनोट किया। इन्होंने बताया कि इनके जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ना तो ये एनर्जी लूज करते हैं और ना गेन करते हैं। मींस ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका एनर्जी लेवल चेंज नहीं होता है और इनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल सेकंड से कम होगा और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल थर्ड से कम होगा और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फोर्थ से कम होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशंस आई थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसको इन्होंने अपने मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया।